हेलो स्टूडेंट्स, मैं भाग्यश्री पाठक। आज मैं फिर अपने एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। आज हम स्विच केस के बारे में डिस्कस करेंगे। सी लैंग्वेज में स्विच केस का यूज़ कहाँ और कैसे किया जाता है। तो आइए जानते हैं स्विच केस होता क्या है। स्विच केस स्टेटमेंट जो होता है वो तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल होते हैं, है ना। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास में जब अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो हम जिस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं उसको क्या कहा जाता है, स्विच स्टेटमेंट, या फिर हम बोलते हैं स्विच केस, जहाँ पर कि हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स या मल्टीपल ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। मतलब कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसके बाद में क्या हो, इसके लिए हमारे पास में एक से ज़्यादा ऑप्शंस अगर अवेलेबल होते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, स्विच केस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम किसी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर हमको क्या दिखते हैं, बहुत सारे डेजर्ट दिखते हैं। तो हमारे पास में सेट ऑफ वेरिएबल्स क्या है, डेजर्ट है। बट डेजर्ट कैसे है, बहुत सारे हैं। तो अगर मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शंस है तो मुझे कौन सा वाला सिलेक्ट करना है और किसके बाद सिलेक्ट करना है, ये डिसाइड अगर मुझे करना है तो मैं क्या करती हूँ, 1 2 3 4 नंबर से याद रखती हूँ कि मुझे इसके बाद यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हमारे किसी कंडीशन के ट्रू होने के बाद में हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस हो कि हमको क्या चीज़ एग्जीक्यूट करवानी है, उस टाइम पे हम स्विच केस का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं स्विच केस का। तो स्विच केस के लिए सबसे पहले हम स्विच कीवर्ड लिखते हैं, फिर उसके आगे पैरेंथेसिस के अंदर हम वेरिएबल या फिर हमारा कोई भी इंटीजर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। आप स्विच करके CH लिख सकते हैं, आपकी चॉइस, या फिर स्विच करके इंटीजर टाइप की अगर आपकी चॉइस है तो इंटीजर का इंट लिख सकते हैं आप उसके ब्रैकेट के अंदर। फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम हमारे मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं केस, फिर लिखते हैं कॉन्स्ट और कोलन करके हम ब्रैकेट्स के अंदर हमारे स्टेटमेंट्स लिखते हैं। फिर सेमीकोलन, फिर केस कांस्टेंट, फिर उसके बाद सेमीकोलन, केस कांस्टेंट के बाद कोलोन, फिर बॉडी लिखते हैं, इसके अंदर हमें क्या काम करना है, फिर सेमीकोलन, और एक हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट, जिसमें हम हमारे सी स्टेटमेंट्स लिखते हैं। मतलब इन सभी में हम हमारे सी का कोड लिखते हैं और सेमीकोलन, और फिर हम स्विच की बॉडी को क्लोज कर देते हैं। तो एक ये जनरल सिंटैक्स होता है किसी भी स्विच को लिखने के लिए। आप समझते हैं ये केस कांस्टेंट क्या होता है। अभी आप इसको एक फ्लो ऑफ डायग्राम से स्विच केस समझिए। सपोज आपने एक चेकिंग कंडीशन लिखी है, आपने फ्लो चार्ट में देखा है, इसको डिसीजन बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पर हम हमारी डिसिसिव कंडीशन लिखते हैं, तो हमने हमारा कोई एक्सप्रेशन लिखा। अब ये अगर एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो इनमें से किस किस पर मुझे जाना है, ये हमने इसके अंदर लिखा है कि केस 1, मतलब केस 1 के अंदर जो भी कोड लिखा है उसके ऊपर, कि केस 2 अगर ट्रू हुआ है तो केस 2 के अंदर जो भी कोड लिखा है उस वाले ब्लॉक को एग्जिस्ट करना है। केस 3 के अंदर जो भी लिखा है उसके अंदर, नहीं तो हम कहाँ जा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट के अंदर। और फिर हमने इसको जाके किस पे जोड़ दिया है, स्टॉप के ऊपर। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। यहाँ पर हमने एक इंटीजर नम लिया है जिसको इनिशियलाइज किया है 2 से। स्विच के पैरेंथेसिस में हमने लिखा है नंबर +2। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने केस 1 कोलन प्रिंटफ करके लिखा हमने केस 1 वैल्यू इज %d कॉमा नंबर। सिमिलरली केस 2 में भी हमने वही लिखा है, केस 3 में भी हमने वही लिखा है, और हमने लिखाया है डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज %d कॉमा नम। इस तरीके से स्विच की बॉडी बन की, रिटर्न 0 करवाया है हमने, और अपने मेन की भी बॉडी को क्लोज किया। अब आइए जानते हैं कि इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। अब हमने स्विच में लिखा है नम +2, मतलब नंबर क्या है हमारा 2, 2 + 2 इज 4। अब स्विच के अंदर जहाँ 4 होगा वो वाला केस जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। पर हमने देखा तो केस 1, केस 2, केस 3, पर हमारे पास केस 4 तो है ही नहीं। तो इस स्विच केस का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, %d नम। नम में क्या रखा हुआ है, 2। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और नम कितना आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 2। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर 2 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास में कोई केस 4 तो था ही नहीं।
तो अगर कोई केस 4 नहीं है तो स्विच केस क्या करता है, डिफ़ॉल्ट में चला जाता है। इसलिए हर स्विच केस में आपको मैंडेटरीली डिफ़ॉल्ट बनाना चाहिए। ये एक गुड प्रैक्टिस है कि अगर आपके स्विच केस के अंदर कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है या यूज़र जो है रॉन्ग एंट्री करता है तो उसको कहीं तो भी कोई मैसेज दिखना चाहिए। इसलिए हम उसके अंदर डिफ़ॉल्ट नाम का एक केस बनाते हैं जिसमें हम कोई भी मैसेज डाल सकते हैं, जैसे यू हैव एंटर्ड रॉन्ग चॉइस या वैल्यू यू हैव पास इट इज़ नॉट प्रेजेंट हियर। ठीक है, इस टाइप से आप कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू बना सकते हैं। अब यहाँ तो क्या हुआ कि हमने सीधे डायरेक्ट केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 बना दिया। अब हमको ये देखना है कि स्विच के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों है, ब्रेक क्यों आया इसके अंदर। तो इसके पहले हम एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं, इसका आउटपुट समझते हैं, फिर आपको समझेगा कि ब्रेक की ज़रूरत स्विच में क्यों है। तो हमने वही सब किया, एक वेरिएबल ले लिया i, उसको इनिशियलाइज़ कर दिया 2 से, स्विच के अंदर हमने i पास कर दिया, फिर स्विच की बॉडी ओपन की, केस 1 कोलोन प्रिंटफ केस 1, केस 2 प्रिंटफ केस 2, केस 3, केस 4 और हमारा डिफ़ॉल्ट, ये हमने सब बना लिया। स्विच की बॉडी बंद कर दी, मेन बंद कर दिया। अब इस प्रोग्राम को हम ध्यान से देखते हैं। हमने i का वैल्यू क्या दिया है 2, स्विच के अंदर क्या गया 2, मतलब कौन सा केस प्रिंट होना चाहिए था, 2 केस को प्रिंट होना है। तो कहाँ स्विच 2 मिला, केस 1 और 2 मैच हुआ क्या, नहीं, तो केस 1 को उसने छोड़ दिया। फिर केस 2 और स्विच में क्या दिया है 2, दोनों मैच हुए। तो यहाँ क्या आ गया हमारे आउटपुट के अंदर, क्या आना चाहिए, केस 2। अब केस 2 के बाद में यहाँ पर ये किधर चला जाएगा, केस 3 पे भी गया, केस 4 पे भी गया और डिफ़ॉल्ट पे भी गया। क्यों गया ऐसा, क्योंकि हमने केस 2 से उसको बाहर आने के लिए तो कोई रास्ता रखा ही नहीं। इसलिए इसी जगह पर हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ब्रेक का काम क्या है, बीच में से जब हम फ्लो ऑफ कंट्रोल को तोड़ना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का। अगर मैंने केस 2 के अंदर प्रिंटफ केस 2 के बाद ब्रेक लगाया होता तो वह केस 3, केस 4 और डिफ़ॉल्ट को भी एग्जीक्यूट करता हुआ आगे नहीं गया होता। पर चूंकि मैंने नहीं लगाया है इसलिए मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, केस 2 भी हो जाएगा, केस 3 भी हो जाएगा, केस 4 भी हो जाएगा और डिफ़ॉल्ट भी हो जाएगा। आइए देखिए, मैंने यही सब लिखा है आपके लिए, है ना। तो रीज़न क्या है कि 2 के बाद सारे सब्सिक्वेंट केसेस जो है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट तक के सारे क्या हो गए, एग्जीक्यूट हो गए, क्योंकि हमने ब्रेक नहीं लगाया था। तो इस सिचुएशन का अवॉइड कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हर केस के एंड में क्या लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे। तो हम इस टाइप की सिचुएशन से बच सकते हैं। अब ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस, ठीक है ना। ब्रेक स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये यूज़फुल होते हैं जब हम हमारे प्रोग्राम फ्लो को क्या करना चाहते हैं, स्विच की बॉडी से बाहर निकालना चाहते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम स्विच में ब्रेक के साथ में। यहाँ पर हमने लिखा है कैरेक्टर CH इक्वल्स टू B। स्विच में क्या पास कर दिया, हमने CH पास कर दिया। CH मतलब क्या है, इस बार हम इंटीजर चॉइस ना लेते हुए कैरेक्टर चॉइस ले रहे हैं। तो हमको इसको किस तरीके से लिखना पड़ेगा, केस A कोलोन। अब A को हम क्या लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू न लेते हुए कैरेक्टर वैल्यू ली है। और इससे पहले हम केस 1 लिख रहे थे क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू थी, इंटीजर कांस्टेंट थी, इसलिए हमको उसके लिए ऊपर जो है इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं थी। पर जब भी हम केस के अंदर वेरिएबल जो है कैरेक्टर टाइप का लेंगे तो हमको ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर मैंने उसमें लिखा है प्रिंटफ केस A सेमीकॉलन और फिर क्या दिया है, ब्रेक। फिर ऐसे ही केस B फिर ब्रेक, फिर केस C के अंदर जो भी लिखना है फिर ब्रेक और फिर आपका डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पर इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, हमने दिया है चॉइस इक्वल्स टू B, तो ये क्या करेगा, केस B जहाँ पर भी मिलेगा वो वाला केस जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो उसकी बॉडी में हमने क्या लिखा है, प्रिंटफ में केस B और ब्रेक दे दिया। तो हमारा इस प्रोग्राम का सिंपल आउटपुट आएगा केस B, क्योंकि हमने इसके अंदर ब्रेक लगाया है। ठीक है,
अब एक और हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्यों हम डिफ़ॉल्ट के बाद में ब्रेक स्टेटमेंट क्यों नहीं लगाया। तो भैया ज़रूरत ही नहीं होती है डिफ़ॉल्ट के बाद में ब्रेक लगाने की, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमारा वही स्टेट होता है जहाँ पर कि सारे केसेस अगर हमारे कंपेयर हो चुके हैं या हमने जो भी कंडीशन दी है अगर वो वहाँ पर है तो वो कोई ना कोई कंडीशन एग्जीक्यूट कर लेगी, और अगर वो वहाँ नहीं है तो हमारा लास्ट केस होता है डिफ़ॉल्ट केस, तो उसके ऊपर जाके हमारा प्रोग्राम अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक की हमको ऐसे ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप डिफ़ॉल्ट में ब्रेक लगा भी देते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है। पर गुड प्रैक्टिस जो बोलती है वो डिफ़ॉल्ट के आगे ब्रेक लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम नहीं लगाते हैं। अब एक और चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है स्विच केस के अंदर, कि केस जो है वो डजेंट ऑलवेज नीड टू हैव ऑर्डर, है ना। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 इसी ऑर्डर में आपको सीक्वेंसिंग करनी है। आप रैंडम सीक्वेंसिंग भी कर सकते हैं आपके स्विच केस के अंदर। बस आपको क्या करना है, केस जो आपका कीवर्ड है उसके बाद में आपको जो भी नंबर लेना है, सपोज आपने इंटीजर लिया है तो आपको इंटीजर टाइप का ही डालना है, अगर आपने कैरेक्टर लिया है तो आपको कैरेक्टर का ही स्विच केस बनाना है। तो मतलब आप स्विच केस जो है वो इंटीजर वैल्यूज़ के लिए भी बना सकते हैं, आपकी चॉइसेस इंटीजर टाइप की भी लिख सकते हैं, और आप आपकी चॉइसेस जो है कैरेक्टर टाइप की भी लिख सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दिया है आपको, केस ए, केस बी, केस सी, ठीक है ना, आप समझ गए। इसी प्रोग्राम को हमने देखा था। पर अब इस प्रोग्राम में एक और प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि स्विच जो है वो हमको डुप्लीकेट डिक्लेरेशन अलाउ नहीं करता है ना। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं कि वैलिड एक्सप्रेशंस क्या क्या होते हैं स्विच के अंदर। तो आप स्विच करके 1 + 2 + 23 ऐसा पूरा इंटीजर टाइप का एक्सप्रेशन दे सकते हैं, पूरा कोई कैलकुलेशन का एक्सप्रेशन दे सकते हैं, पर आप स्विच AB + CD इस टाइप का एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी चॉइसेस है भैया। स्विच A बनेगा हमारा, स्विच B बन सकता है, आप उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न इस टाइप से नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब आपके स्विच स्टेटमेंट में नेस्टिंग भी अलाउ हो सकती है, मतलब एक स्विच के स्टेटमेंट के अंदर आप जब दूसरा स्विच के स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, पर जनरली हम इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच बनाना एक मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग हो जाती है, और ये जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। फिर वही चीज़ जो मैंने आपको अभी सबसे पहले बोली थी कि हमारे इस प्रोग्राम में कुछ तो भी गड़बड़ है। वो क्या गड़बड़ है, तो डुप्लीकेट केस वैल्यूज़ आर नॉट अलाउड। हमारे प्रोग्राम पे जाके आप देखिएगा तो मैंने लिखा है केस ए, फिर वापस लिखा है केस ए, जो कि पूरी तरीके से गलत बात है। कोई भी स्विच के प्रोग्राम के अंदर रिपीटेशन ऑफ केसेस इज़ नॉट अलाउ, या फिर हम कह सकते हैं डुप्लीकेट केस आप नहीं बना सकते हैं। आई होप आपको स्विच केस समझ में आया होगा, है ना। स्विच केस बहुत इजी है, आपको इसमें बस ब्रेक कहाँ लगाना है इसका ध्यान रखना है, स्विच का सिंटेक्स ध्यान रखना है, स्विच किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो स्विच जो है वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए, मल्टीपल चॉइसेस जब हमारे पास होती है उस कंडीशन में हम स्विच का यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बहुत इजी शब्दों में स्विच केस को समझाने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।